आप सभी का मैं अपने उत्तर लेखन कार्यक्रम में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज का हमारा प्रश्न था कि गुप्त काल में कला और वास्तु के क्षेत्र में हुए विकास की चर्चा कीजिए। प्रश्न स्पष्ट लिखा हुआ है कि गुप्त काल में आपको बताना है कि गुप्त काल में किस प्रकार से कला और वास्तु के क्षेत्र में आपको परिवर्तन देखने को मिलते हैं। तो इसका उत्तर लिखने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि आपको गुप्त काल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, गुप्त काल में किस तरह से कला और वास्तु अपने एक चरम उत्कर्ष पर पहुंचा, इसके बारे में आपको कुछ ना कुछ पता होना चाहिए। विशेषकर जब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि गुप्त काल में किस प्रकार से कला और वास्तु को संरक्षण प्रदान किया गया राजाओं द्वारा, कला और वास्तु के लिए सहायता प्रदान की गई, तब तक आप इस उत्तर को नहीं लिख सकते। और किसी भी उत्तर की शुरुआत हमें कहां से करनी होती है? हम प्रस्तावना से अपने उत्तर की शुरुआत करते हैं और 2 से 3 लाइन कम से कम प्रस्तावना के बारे में लिखते हैं। प्रस्तावना में कम से कम 2 से 3 लाइन हम लिखते हैं। तो चलिए देख लेते हैं इसका उत्तर कैसे लिखा जाए। सबसे पहले आप हेडिंग नहीं डालनी होती है, ये मैं आपको समझाने के लिए डालता हूं। तो आपको कहीं भी अपने कॉपी में जब आप उत्तर लेखन करते हैं प्रस्तावना हेडिंग नहीं डालनी है। आपको शुरुआत करना है कि स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध, क्योंकि आप सब जानते हैं गुप्त काल को कला और वास्तु के आधार पर ही स्वर्ण युग की संज्ञा दी जाती है। तो कला एवं वास्तु के आधार पर स्वर्ण युग के नाम से प्रसिद्ध गुप्त काल में तत्कालीन शासकों ने कला व वास्तु को संरक्षण दिया, सहायता प्रदान किया। इस काल में धार्मिक आर्थिक परिवर्तनों के कारण कला एवं वास्तु के क्षेत्र में नवीन प्रवृत्तियां उभर कर सामने आई। तो आपका ये क्या हो गया? ये प्रस्तावना हो गया कि आप बता दिए कि किस प्रकार से गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और इस काल में किस प्रकार से जो शासक हुए हैं, गुप्त काल के जो शासक हुए हैं, उन्होंने किस प्रकार से कला को संरक्षण दिया, वास्तु कला को संरक्षण दिया और संस्कृति को संरक्षण दिया। आप सब यह भी जानते होंगे कि इस काल के जो शासक थे वो विशेषकर हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले थे, हिंदू धर्म को संरक्षण प्रदान करने वाले थे। तो आइए देखते हैं, प्रस्तावना आपने लिख लिया, अब आप मुख्य भाग में क्या लिखोगे, क्योंकि आपको सबसे पहले बताना है कला और वास्तु के बारे में। तो या तो आप अलग अलग हेडिंग डाल के ऐसे बता सकते हो कि गुप्त कालीन कलाएं, पहले आप कला की चर्चा कर लीजिए, इसके बाद आप वास्तु की चर्चा कीजिए, या दूसरा हो सकता है कि आप साथ साथ दोनों को लेकर चले, कोई भी एक तरीका आप अपना सकते हैं जिसमें आपको सुविधा हो। अब इसमें यदि हम देखें कि गुप्त कालीन कलाओं के बारे में, तो आप देखोगे कि आर्थिक स्थिति उन्नत होने के कारण, क्योंकि इस काल में आर्थिक स्थिति, जो सम्राट थे, जो क्षेत्र थे, उनकी आर्थिक स्थिति उन्नत थी। तो आर्थिक स्थिति उन्नत होने के कारण आपको देखने को मिलेगा कि गुप्त शासकों ने अधिक से अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की। क्यों जारी की? क्योंकि यहाँ पे आर्थिक स्थिति उच्च स्तर पे थी और यहाँ पे कोई इस प्रकार की समस्या नहीं हुई थी, तो यहाँ पे स्वर्ण मुद्राएं जारी की। ये तो हो गई कॉमन बात। लेकिन कला कहाँ पे दिखाई देती है? स्वर्ण मुद्राओं में भी कला कहां पे दिखाई देती है? जब इन मुद्राओं में आप देखोगे कि ये जो मुद्राएं जारी की गई थी, इनमें विभिन्न प्रकार के कलाकृतियों का अंकन किया गया था। जैसे आप इसी समय काल में देखने को पाओगे कि कुछ राजाओं के सिक्कों पर बुद्ध के चित्र का अंकन किया गया था, कुछ राजाओं ने स्वयं अपने चित्र का अंकन कराया था। तो आर्थिक स्थिति उन्नत होने के कारण जब गुप्त शासकों ने अधिक से अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, तो इन स्वर्ण मुद्राओं पर गुप्त शासकों द्वारा विभिन्न कलाकृतियों को भी वरीयता दी गई। इस काल में आप देखोगे कि ये मुद्राएं अपने शिल्प के कारण महत्वपूर्ण रही हैं, अपने जो शिल्प कला है उसके कारण महत्वपूर्ण रही हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हो कि किस प्रकार से बुद्ध का अंकन सिक्कों पर किया गया था। दूसरा आप देखोगे कि अजंता की चित्र, जो चित्रावली है, वो गुप्त कालीन बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। अजंता की चित्रावली गुप्त कालीन बौद्ध कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। आप ये भी देखने को पाओगे कि गौतम बुद्ध एवं उनके पिछले जन्मों से संबंधित चित्रों को सजीवता से वर्णन किया गया। मतलब यदि आप उन चित्रों को देखते हो तो आपको लगेगा कि ये रियलिटी है, ये सजीव है। ठीक है, तो कहीं भी ऐसा प्रतीत नहीं होता। कला के माध्यम से निर्जीव वस्तु को भी सजीव जैसा दिखाया जा सकता है और गुप्त काल में, विशेषकर गुप्त काल में, ये चीजें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, फिर आगे आप पाओगे कि जैसे मैंने पूर्व में बताया कि गुप्त कालीन जो राजा होते थे वो हिंदू धर्म के संरक्षक होते थे, हिंदू धर्म के संपोषक होते थे। तो आप देखने को पाओगे कि इसी काल में जो राजा होते थे उनके द्वारा हिंदी देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण भी कराया जाने लगा।
जहां पे आप देखोगे कि हिंदू देवी देवता जो भी विशेष होते थे उनकी यहाँ पे मूर्ति भी देखने को मिली, विशेषकर विष्णु और शिव की मूर्ति इस काल में बनने लगी थी। क्यों बनने लगी थी? क्योंकि ये जो राजा थे बौद्ध धर्म के संरक्षक ना होके हिंदू धर्म के संरक्षक थे, इसलिए इन्होंने हिंदू धर्म के देवी देवताओं की मूर्तियों का निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया। और निश्चित तौर पे मूर्तियों का जब निर्माण हो रहा है, निश्चित तौर पे वहां पे एक कला अवश्य दिख रही है। वास्तुकला की यदि आप बात करो, वास्तुकला की बात करो तो वास्तुकला में गुप्त काल काफी पिछड़ा हुआ था, पिछड़ा हुआ नहीं काफी पिछड़ा हुआ था, क्योंकि आप देखोगे कि गुप्त काल में जो भी आपके कहीं भी अवशेष प्राप्त हुए हैं इस तरह के, तो वो साधारण ईंटों के बने हुए थे। जैसे कि उदाहरण के रूप में यदि आप देखो कि यूपी के कानपुर में भीतर गांव है, वहां पे एक मंदिर प्राप्त हुआ था। झांसी के देवगढ़ में इस समय काल का एक मंदिर प्राप्त हुआ है जो सिंपल साधारण ईंटों के बने हुए थे, किसी विशेष प्रकार की नक्काशी देखने को नहीं मिलती है। तो स्पष्ट है कि वास्तुकला की दृष्टि में यह समय काल बहुत ही पिछड़ा हुआ था, उतना उन्नत नहीं था जितना कि कला की दृष्टि में था। आगे देखोगे कि अशोक द्वारा निर्मित जो हमारा सारनाथ है, सारनाथ का जो स्तूप है, गुप्त काल में उसका पुनर्निर्माण किया गया, जिसमें बारीक फूलों की नक्काशी उच्च शिल्प कौशल का उदाहरण प्रस्तुत करती है। कहीं कहीं देखने को मिला है, ऐसा नहीं है कि वास्तुकला नगण्य थी इस काल में, देखने को ही नहीं मिली थी, देखने को मिली थी। जैसा कहां देखने को मिला है? सारनाथ में देखने को मिला है। सारनाथ का जो स्तूप था जब उसका पुनर्निर्माण कराया गया तो उसमें बेहतरीन ढंग से चित्रकारी हुई है, लेकिन उस अनुपात में नहीं है जैसा कि पूर्व के कालों में देखा गया है। इसके बाद आप देखोगे कि जो नालंदा बौद्ध विहार है, नालंदा बौद्ध विहार में भी यदि आप देखोगे तो ईंट की ही, साधारण ईंट की ही संरचना प्राप्त हुई है, जिससे स्पष्ट होता है कि जो ये काल था, गुप्त काल जो था, यहाँ पे आपको कला की दृष्टि में तो विविध क्षेत्रों में आपको बेहतर कार्य देखने को मिलेंगे, बेहतर चीजें देखने को मिलेंगी, लेकिन वास्तुकला के क्षेत्र में यहाँ पे कुछ कमियां रह जाती हैं। तो आप 2 से 3 उदाहरणों के बारे में आप बता सकते हो, पहले कला के बारे में, फिर वास्तुकला के बारे में, ठीक है। और लास्ट में आप सब जानते हो प्रत्येक उत्तर के अंतिम में आपको एक कंक्लूजन देना होता है, एक अपना निष्कर्ष लिखना होता है। जब आपने प्रस्तावना लिख दिया, प्रस्तावना के बाद आपने सबसे पहले कला के बारे में बता दिया, वास्तुकला के बारे में बता दिया, अब आपको जो है कंक्लूजन लिखना है। कंक्लूजन या निष्कर्ष में आप क्या लिखोगे? आप बता सकते हो कि इस प्रकार गुप्तकालीन कला और वास्तु विकास के साथ साथ जिस प्रकार से गुप्त काल में कला और वास्तु का विकास हुआ है, यदि आप देखो तो इस समय की सामाजिक आर्थिक और धार्मिक स्थिति ऐसी थी कि ये विकास नितांत आवश्यक थे, विकास होने ही थे। इसमें यदि आप देखो तो कला में स्थापत्य में भी परिवर्तन आया है, कला के स्थापत्य में भी परिवर्तन देखने को मिला है। वास्तु कला में भी पूर्व की भांति उस तरह की उत्कृष्टता देखने को नहीं मिली है। तो आप बता सकते हो कि गुप्त काल में जो कला की दृष्टि से या वास्तु कला की दृष्टि से जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं, वहां पर उस अनुपात में जैसे कि पूर्व में देखने को मिलता था, उस अनुपात में उत्कृष्टता देखने को नहीं मिली है। हालांकि गुप्त काल में कला के क्षेत्र में बेहतरीन उदाहरण देखने को मिले हैं, जैसा कि पूर्व में आपने बता ही दिया है कि गुप्त काल के समय में किस प्रकार से बौद्ध का चित्रों पे अंकन होता था, बौद्ध का सिक्कों पे अंकन होता था, किस प्रकार से जो समय काल के राजा होते थे वो अपना चित्र अंकित कराते थे मूल्यों पर। तो वो उस तरह की कला तो देखने को मिली है, लेकिन वास्तु कला के क्षेत्र में ये समय काल काफी पिछड़ा हुआ नजर आता है। दूसरी बात आप देखोगे कि क्योंकि गुप्त शासक जो थे ये हिंदू धर्म के संरक्षक थे, हिंदू धर्म के संपोषक थे, तो आप यह भी देखने को पाओगे कि इस धर्म में, इस समय काल में विशेषकर हिंदू धर्म के मंदिरों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, हिंदी देवी देवताओं के मूर्तियों का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ, जो कि कला का उत्कृष्ट नमूना प्रस्तुत करते हैं। तो आप इस तरह से अपना बेहतरीन एक उत्तर कैसे लिखना है अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। तो इन बिंदुओं को आप अपने उत्तर में यदि आप समाहित करते हैं तो निश्चित रूप से आपका एक उत्तर बेहतरीन उत्तर होगा। जो मानक उत्तर होता है तो मानक उत्तर माना जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, आपको प्रस्तावना लिखनी है। प्रस्तावना के बाद आपको पहले कला के बारे में बताना है, गुप्तकालीन कला के बारे में कुछ पॉइंट देना है। इसके बाद आप बताओगे गुप्तकालीन वास्तुकला के बारे में बताओगे, और लास्ट में आप निष्कर्ष में अपनी बातों को रखोगे, अपने विचारों को रखोगे। ठीक है, तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं। और आप सबको पता है कि आप सबको अब प्रतिदिन 4 बजे, सायं 4 बजे आपको अपने प्रश्न
दिए जाते हैं लिखने के लिए, और 8 बजे लास्ट, एक प्रकार से देखें अंतिम समय होता है जब आपको अपने उत्तर शेयर करने होते हैं। 8 बजे के बाद आप सब में से किसी के उत्तर स्वीकार नहीं किए जाते हैं, और 8 बजे के बाद आपको एक मॉडल वीडियो प्रस्तुत किया जाता है जिससे कि आप अपनी कमियों को दूर कर सके। तो यहीं पे आपसे विदा लेते हैं, कल फिर मिलेंगे एक नए प्रश्न के साथ। तब तक के लिए इसी प्रकार से हमारे साथ बने रहे। और अगला प्रश्न जो है ये आपके गुप्त काल से ही संबंधित होगा। तो यहीं पे अपनी चर्चा समाप्त करते हैं। धन्यवाद।